नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने आज सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे शहर में आरामदायक स्थिति। पुणे शहर में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या दुगनी होकर 21.33 दिन हो गई है। मृत्यु दर 2.40% पर है। यह मामला पुणे नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आया है। एक और गिरती मृत्यु दर और रोगियों की संख्या दुगनी होने के कारण कोरोनरी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर में कोरोनरी हार्ट डिजीज के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सक्रिय पीड़ितों की संख्या भी अधिक है और अगस्त के अंत तक शहर में कुल 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित रोगी होंगे। नगर पालिका और स्मार्ट सिटी ने पहले यह अनुमान लगाया था। शहर में कोरोनरी हृदय रोगी के रोगियों के लिए दोहरी अवधि 19 दिन थी। सक्रिय संक्रमित रोगियों की संख्या को दोगुना करने की अवधि अब 17 दिन थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी की रिपोर्ट के अनुसार दोहरीकरण की अवधि 21.33 दिनों तक पहुंच गई है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित डैशबोर्ड के अनुसार रोगियों की संख्या दुगनी हो गई है और मृत्यु दर 2.40% तक पहुँच गई है। वहीं रिकवरी दर 58.26% थी। अब पुणे का दक्षिणी हिस्सा बना कोरोना का नया केंद्र। मध्य पूर्वी, उत्तर और पश्चिम के बाद शहर का दक्षिणी हिस्सा अब कोरोना के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। धनकवाड़ी सहकार नगर सीमा में शहर में सबसे अधिक 1490 सक्रिय कोरोना प्रभावित लोग हैं। बिबेवाड़ी में 900, जबकि सिंगर सड़क सीमा में भी 910 सक्रिय प्रभावित लोग हैं। पहले चरण में भवानीपेट और पूर्व में इसके दूध, साथ ही उत्तर में कलश, धानोरी, यरवड़ा क्षेत्र काफी प्रभावित थे। यह प्रवृत्ति अप्रैल के मध्य तक जारी रही। अप्रैल के अंत में यह शिवाजी नगर, कस्बा, नगर रोड क्षेत्रों में फैल गया। उसके बाद 28 मई से 3 जून से आगे के लॉकडाउन के कारण औंध, बानेर, कोथरूड, बावधान और वारजे, करवे नगर और सिंगर सड़क क्षेत्रों में कोरोना अवरोधों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां पहले 2.5 महीने तक शहर में केवल 30 से 45% प्रभावित हुए थे। इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह के बाद से सिंहगढ़ रोड, धनकवाड़ी, कटराज, कोंडवा, बिबेवाड़ी क्षेत्र में यह फैल गया। क्या ये कोविड-19 कहलाएगा? कोरोना उपायों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारी राज्य सरकार से धन की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा उपकरणों या अन्य उपचार वस्तुओं के लिए ठीक है, लेकिन स्थायी समिति ने कोविड के नाम पर सीधे 1 करोड़ रुपए के कागज की खरीदी को मंजूरी दे दी। पैसे का उपयोग A3 और A4 पेपर खरीदने के लिए किया जाएगा। कागज की खरीदी गोदाम विभाग से की जाएगी। नगर निगम कोरोना केंद्रों और नगर निगम के विभिन्न खातों के लिए कागज की खरीदी की गई है। विशेष रूप से कागजात नगर दाता प्रेस से खरीदे जाते हैं। यहीं पर नगर निगम द्वारा आवश्यक छपाई की जाती है। अस्पताल के रूप प्रमाण पत्र मुद्रित होते हैं। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार निगम के सभी लेन देन ऑनलाइन किए गए हैं और कार्यालय को कागज रहित बना दिया गया है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र एक निजी संगठन को दिए गए हैं। डॉक्टर्स को फिर से एक और सलाम। भले ही मां कोरोना सकारात्मक हो, पर जन्म लेने वाला बच्चा नकारात्मक होता है। हालांकि गर्भनाल के माध्यम से कोरोनरी संक्रमण का एक दुर्लभ मामला, जबकि बच्चा गर्भ में था। यह मामला ससून अस्पताल का है। हालांकि डॉक्टरों के प्रयासों के कारण प्रसव के बाद बच्चे को उपचार देने के बाद मां और बच्चे को सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज किया गया। बाल रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आरती किंकर ने कहा, 22 वर्षीय गर्भवती डिलीवरी के लिए आई थी। इससे पहले उसे बुखार था। जब परीक्षण किया गया तो कोरोना रिपोर्ट नकारात्मक आई। हालांकि संदेह होने पर डॉक्टरों ने भ्रूण की सूजन के साथ गर्भनाल नाभि के नमूने के लिए सभी 3 नमूने कोरोना पॉजिटिव थे। प्रसव के बाद बच्चा सकारात्मक था और गंभीर स्थिति में था। उनका इलाज नवजात आईसीयू में किया गया था। 3 सप्ताह तक बच्चे का इलाज किया जा रहा है। इस बीच पुणे के ससून अस्पताल ने यह दावा किया है कि यह भारत में इस तरह के संक्रमण का पहला मामला है।
संक्रमण को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं द्वारा कवर किया गया है। मां और बच्चे को 3 हफ्ते बाद डिस्चार्ज किया गया। 4 दिन से कोरोना पॉजिटिव की रेट में आई कमी, क्या निकल चुकी है कोरोना की पीक? क्या देश में कोविड-19 संक्रमण का फैलाव कम होने लगा है? क्या देश में कोरोना की पीक आ चुकी है? जी हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हाल ही के कोरोना के सक्रिय मामलों को देखकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई पुष्टि या कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा जरूर मानते हैं। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना का पीक निकल चुका है और इसका आधार कोरोना नमूनों के पॉजिटिविटी की दर में कमी आना है। हालांकि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या भविष्य में भी यह रिकॉर्ड जारी रहेगा या इसमें कुछ बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के आंकड़ों की तुलना करें तो पता चला है कि कोरोना की सकारात्मक दर घटी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 5 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। इसमें कुल 47,000 से अधिक नमूने पॉजिटिव आए हैं, जो कुल संख्या का मात्र 9% है करीब है। इसके अलावा बीते 24 जुलाई को रिकॉर्ड 14% नमूने कोरोना पॉजिटिव निकले थे और उसके बाद इस आंकड़े में कमी आई। बात करें 27 जुलाई की तो कुल टेस्ट किए गए मामलों में से 10% मामले ही कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन अब इसमें भी कमी आई है। 5 अगस्त से शुरू हो रही है ऑनलाइन शिक्षा। पुणे सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक वर्ष का काम ऑनलाइन शुरू करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। सिस्टम का उपयोग कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी किया जा सकता है और क्योंकि सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, इसलिए यह छात्रों के साथ इंटरेक्टिव तरीके से बातचीत करने में सक्षम होगा। इसलिए नए शैक्षणिक वर्ष का काम 5 अगस्त से शुरू होगा। विश्वविद्यालय के डॉक्टर नितिन कमलकर ने यह जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण ने कॉलेजों को शुरू करने में कठिनाइयों का कारण बना है। हालांकि शिक्षा की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय ने केवल 3 महीने में एक पूरी तरह से नई प्रणाली विकसित की है। बागोली एमएससीबी कार्यालय का बकोरी रोड पर स्थानांतरण। बागोली एमएससीबी कार्यालय जो भवदी रोड पर पूर्वांगरम सोसाइटी के निकट है, इसे सोमवार बकोरी रोड पर न्याय सोसाइटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। भवदी रोड पर कार्यालय में जगह की कमी और बारिश के मौसम में समस्याओं के कारण एमएससीडीसीएल कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी। बागोली के सहायक अभियंता का कार्यालय कई वर्षों से भवदी रोड पर पूर्वारंग सोसाइटी में था। बागोली में बढ़ती सभ्यता और 60,000 से आगे जाने वाले ग्राहकों की संख्या के कारण श्रमिकों और अधिकारियों के लिए जगह की कमी थी। बारिश के मौसम में कार्यालय के सामने बड़ी मात्रा में पानी जमा होने से कर्मचारियों सहित नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले एमएससीडीसीएल ने 2 बार बकोरी रोड पर अपने कार्यालय को स्थानांतरित करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीण ने इसका विरोध किया और उसे भवाड़ी रोड पर ही फिर से खोल दिया। आखिरकार सोमवार को इसे बकोरी रोड न्यायिक सोसाइटी के सामने स्थानांतरित कर दिया गया। कोरोना संकट के चलते राखी की कीमत ने इस साल छुआ आसमान। राखी पूर्णिमा त्योहार को सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। मुंबई के बाद पश्चिम महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा बाजार पुणे में राखी बाजार इस साल सुस्त रहा, जिससे राखी का कारोबार प्रभावित हुआ। मुंबई के बाद पुणे में राखी बाजार पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है। रविवार पेट के कपड़गंज इलाके में एक राखी बाजार है। राखी इस क्षेत्र में खुदरा के साथ साथ थोक में भी बेची जाती है। इस सोमवार राखी पूर्णिमा है और हर साल राखी पूर्णिमा से पहले 1 महीने के लिए राखी बेचने वाले अस्थायी दुकानें इस क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। राखी इस क्षेत्र में बड़ी दुकानों में बेची जाती हैं। राखी को पश्चिमी महाराष्ट्र के कपड़गंज, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और बेलगाम के बाजार में भेजा जाता है। इस क्षेत्र के व्यापारी पुणे के बाजार में राखी खरीदते हैं। संजय कोहली और गोविंद दयामा ने कपड़गंज इलाके में राखी बेचने वालों से बात करते हुए बताया कि इस साल कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण राखी का कारोबार खड़ा हो गया है और इस साल कोई भी दुकान नहीं लगाई गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक, नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में
34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायनों को बदला जाएगा। इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार हासिल करने में भी आसानी होगी। नई शिक्षा नीति की घोषणा करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और विदेशी निवेश FDI को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरिंग को इंटर्नशिप का अवसर देने के मकसद से शहरी स्थायी निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। वहीं राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। इसके अलावा टॉप 100 विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना तैयार हो रही है। इंटरनेशनल टाइगर डे, भारत में 5 गुना और बढ़ सकता है बाघों का कुनबा। दुनिया के 70% बाघों का घर भारत उनकी संख्या को 5 गुना तक और बढ़ा सकता है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक अधिक सुरक्षित आवास का निर्माण, सुरक्षित गलियारों और संसाधनों पर खर्च के जरिए देश 10 से 15 हजार बाघों रखने में सक्षम है। उनका कहना है कि हमें बाघों की घनी आबादी वाले कुछ इलाकों पर ही ज्यादा ध्यान न देकर अन्य संभावित क्षेत्रों के विकास पर भी जोर देना चाहिए, वरना अभी की तरह 50 टाइगर रिजर्वों में से केवल 10 में ही बाघों की संख्या अधिक बनी रहेगी और बाकी पिछड़ते चले जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी देश भर में बाघों के आवास, गलियारों को हाईवे, सड़कों, बिजली लाइनों और खनन जैसे गतिविधियों से भारी खतरा रहता है। लिहाजा सरकारों को विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की नीति को ज्यादा तवज्जो देना होगा। सरकार द्वारा पेश किए 2018 की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि बाघों के अधिकांश आवासीय गलियारे संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। बढ़ते मानवीय उपयोग और विकास परियोजनाओं के कारण इनमें गिरावट आ रही है।